हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के पास क्वेश्चन है जेई एडवांस 2008 में आया हुआ। क्या कह रहा है ये? अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर बना हुआ है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये डायग्राम है इस तरीके से यहाँ पे। तो इसको डायग्राम के अंदर हम लोग नाम दे देते हैं। तो ट्राइंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल। और सर्कल है, ओके, उसका सेंटर, सर्कल का नाम है सी, इसका सेंटर हम सी मान लेते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सी विथ साइड पी क्यू, पी क्यू के साथ क्या है? ई, डी, डी पॉइंट। इसी के साथ क्यू आर के साथ क्या है? ई। एंड पी आर के साथ टचिंग पॉइंट है एफ। ओके, रेस्पेक्टिवली द लाइन पी क्यू इज़ गिवन बाय, तो पी क्यू की इक्वेशन गिवन है, वो कितनी है? √3x प्लस वाई minus 6 is equal to 0. Okay, and D point is also given. This point is given. D point is given. D point is given what? 3 √3 upon 2 comma 3 by 2. Okay, further it is given that the origin and the center of C are on the same side of the line PQ. Okay, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आगे होंगे जो हम लोगों को क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सी। अच्छा, सर्कल सी की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो सर्कल सी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इसका क्या पता होना चाहिए? सेंटर। रेडियस तो हमें पता है इसकी कितनी है? 1। अगर हमें इसका सेंटर पता लग जाए, मतलब पॉइंट सी हमें पता लग जाए कैसे भी करके, ये पॉइंट सी था, यहाँ पे हमने बोला था पी क्यू और आर, और टच कहाँ कहाँ कर रहा था? ये डी, ई और एफ पे ये टच कर रहा था। ओके, तो लास्ट वाले पेज पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये वाला, इस सर्कल की इक्वेशन निकालने का हम ट्राई कर लेते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कैसे न कैसे करके सी पॉइंट चाहिए। तो सी पॉइंट के लिए एक काम करते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं जो सी डी को मिलाती हो, इस तरीके से। ये लाइन, ठीक है। अब हम लोगों को पी क्यू की इक्वेशन पता है, तो स्लोप ऑफ सी डी भी हम लोगों को पता होगा। स्लोप ऑफ सी डी, क्यों? क्योंकि सी डी पी क्यू के परपेंडिकुलर है, और पी क्यू का स्लोप कितना है? -√3। तो सी डी का स्लोप होगा 1/√3। मतलब अगर सी डी लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही होगी, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√3। कौन सी वाली लाइन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग? ये सी डी के लिए। अगर tan थीटा ये होता है, तो क्या हम इससे sin थीटा और cos थीटा लिख सकते हैं? यस। अगर tan थीटा 1/√3 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेकर हम लोग इसको थीटा, ये 1, ये √3, तो ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा? 2। तो अगर sin थीटा की बात करें हम, तो sin थीटा कितना आएगा? 1/2। इसी तरीके से अगर cos थीटा बात करें, किसके लिए? सी डी के लिए, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना चाहते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से ही हम लोग पॉइंट सी निकालेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता है कैसे नहीं कैसे करके। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। अगर ये 1 डिस्टेंस है, तो पैरामेट्रिक में हम करते ही हैं। तो अगर मान लो किसी को पैरामेट्रिक का नॉलेज नहीं है, तो उसको मैं एक बार रिवाइज़ करवा देना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, कोई लाइन है, वो थीटा एंगल बना रही है, उस पर एक पॉइंट होता है x1, y1। उस लाइन पर r डिस्टेंस पर आगे या r डिस्टेंस पर पीछे हम एक पॉइंट हमेशा फाइंड कर सकते हैं, और उसको फाइंड करने का तरीका होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होती है वो? x - x1 cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, मतलब 2 पॉइंट मिलेंगे, एक आगे की तरफ मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा? पीछे की तरफ। तो इसी तरीके से हम लोग सी डी की भी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास डी पॉइंट है पहले से। क्या पॉइंट है? डी। तो डी को हम मान लेते हैं x1, y1। तो डी से 1 डिस्टेंस पर सी पॉइंट है, और यही 1 डिस्टेंस पर यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, उसको हम बोल देते हैं सी डैश। तो दोनों पॉइंट हम लोगों को एक साथ मिलेंगे। फिर कौन सा सी है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन वो देख लेंगे। तो हम किसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं अभी? पैरामेट्रिक
इक्वेशन ऑफ सी डी। अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन सी डी लिखेंगे तो सही रहेगा। पैरामेट्रिक ऑफ इक्वेशन ऑफ सी डी लिख देते हैं। तो सी डी के लिए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 3√3 अपॉन 2, ये हो गया एक्स माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कितना है, √3/2। क्लियर। इसी तरीके से y माइनस y1। अब y1 के लिए हमारे पास जो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3/2। तो y माइनस 3/2 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। ओके, तो यहाँ से हम लोग 1/2 भी लिख देंगे। इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, +-1। अब हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस, उससे हम लोगों को पॉइंट मिलेगा। तो एक बार मैं +1 ले लेता हूँ और एक बार हम क्या लेंगे, -1। तो +1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x = √3/2 + 3√3/2 एंड y की जो वैल्यू हमें मिलेगी √3/2 + 3/2, इस तरह की कुछ वैल्यू मिलेगी। ओके, और अगर हम -1 लेते हैं तो x = हमें कितना मिलेगा, -1 -√3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√3/2 + 3√3/2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -1/2। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हम लोगों ने शायद रॉन्ग ले लिया, √3/2 की जगह हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, 1/2। ओके, -1/2 + 3/2। ओके, तो दो पॉसिबल पॉइंट आए हमारे पास, पॉसिबल पॉइंट ऑफ सी। पॉइंट सी, तो सी जो है वो क्या क्या आया, एक तो आ जाएगा हमारा 2√3, 2√3, क्योंकि 1/2 + 3/2 2 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, √3, 1। अब इसमें से हमें कौन सा लेना है, तो कौन सा लेना है उसके लिए एक बात दी हुई है यहाँ पे, देखो, इट इज़ गिवन दैट द ओरिजिन एंड द सेंटर सी आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन PQ। तो यहाँ आती है कंसेप्ट काम में स्ट्रेट लाइन वाला, कि दो पॉइंट की पोजीशन एक लाइन के रेस्पेक्ट में, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज करो P यहाँ है, Q यहाँ है, या फिर P और Q दोनों एक ही तरफ हैं, या तो उधर भी हो सकते हैं या फिर इधर हो सकते हैं P और Q। तो इस फर्स्ट वाले केस के अंदर क्या होता है, सपोज करो मैंने P लाइन के अंदर रखा, इसी तरीके से मैंने Q पॉइंट भी लाइन के अंदर रखा, दोनों का या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन। अगर अलग अलग साइड है पॉइंट तो क्या आएगा, >0। और अगर पॉइंट दोनों एक ही तरफ है लाइन के, या तो लेफ्ट में है या राइट में है, या तो ऊपर है दोनों या फिर दोनों नीचे हैं, तो अगर P पॉइंट में लाइन लाइन साइड में सेटिस्फाई कराता हूँ, इसी तरीके से Q पॉइंट भी मैं लाइन में सेटिस्फाई कराता हूँ, और वैल्यू क्या आती है, >0। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे ओरिजिन एंड सेंटर C आर ऑन द सेम साइड, तो इसका मतलब जो PQ की इक्वेशन है √3x + y - 6, PQ की इक्वेशन क्या है, √3x + y - 6 = 0। तो इसके अंदर 0,0 अगर तुम रखते हो तो क्या मिलेगा, 0,0 सेटिस्फाई करने पर नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो इन दोनों में से वो पॉइंट होगा जिसको रखने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो √3,1 रखने पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है हम लोगों को। यहाँ पे क्या, √3,1 पॉइंट रखने से हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब 0,0 और √3,1 एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, इसका मतलब C पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है। C पॉइंट क्या हो जाएगा, √3,1। सो पॉइंट C इज √3,1। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल चुके हैं, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट C के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, √3,1। ओके, तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हम अभी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों को सेंटर पता लग गया। सेंटर कितना है, √3,1, और इसकी रेडियस भी हम लोगों को पता है। तो सेंटर तो है इसका √3,1, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1। सो हम लोग इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, ओके, ये तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है।
फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे सी हम लोगों को क्या पता लग गया, √3, 1, और इसकी रेडियस कितनी है 1, तो सेंटर हो गया √3, 1 और इसकी रेडियस जो है वो 1 हो गई। तो इक्वेशन ऑफ सी मतलब सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस √3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो इससे हम लोगों को आंसर पता लग जाएगा। तो आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछ रहा है ये वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों ने ये सेंटर और रेडियस लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नंबर के अंदर क्वेश्चन था। क्लियर। तो यहाँ पे क्या निकालना है, पॉइंट ई एंड एफ हम लोगों को कैलकुलेट करना है। पॉइंट ई एंड एफ यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग वापस से लिख देते हैं क्या क्या है। पी यहाँ पे था हमारा, क्यू और आर। इसी तरीके से टचिंग पॉइंट क्या क्या थे, डी, ई एंड एफ। अब हम लोगों को पी और क्यू पॉइंट निकालना ही है, तो क्यों ना हम पी क्यू की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई पी क्यू की इक्वेशन जो है वो गिवन कितनी थी। तो पी क्यू की इक्वेशन हम लोगों को गिवन थी √3x + y - 6 = 0। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। पी क्यू की इक्वेशन हम लोगों को क्या दी हुई थी, √3x + y - 6 = 0। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द पॉइंट पी एंड क्यू। और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं, क्यू पॉइंट डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए थे। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, 3√3/2 कॉमा कितना पॉइंट दिया हुआ था ये 3/2। ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोगों को यही दिए हुए थे। तो यहाँ पे देखते हैं डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट 3√3/2 एंड 3/2 और पी क्यू की इक्वेशन क्या थी, √3x + y - 6 = 0। तो बिल्कुल हम लोगों ने करेक्ट लिखी है। अब हम कैसे न कैसे करके पी और क्यू पॉइंट पे जाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम पी क्यू की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखें। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हम लोगों को ऊपर इक्वेशन से पता है, यस, -√3/1 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा tan थीटा की वैल्यू। किस tan थीटा की वैल्यू है ये पी क्यू के tan थीटा की वैल्यू है। इसी तरीके से मैं sin थीटा ऑफ पी क्यू निकालना चाहता हूँ ताकि मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख पाऊँ। और इसी तरीके से मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, cos थीटा ऑफ पी क्यू। तो sin थीटा ऑफ पी क्यू क्या आएगा, अगर tan थीटा = -√3 है तो इससे हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी sin थीटा की। क्योंकि tan थीटा क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो sin तो आएगा पॉजिटिव और cos क्या आएगा, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। क्लियर। अब हम लोग लिखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की इक्वेशन लिखने से पहले एक बात है, डी से हम लोगों को पी की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पी से डी की। तो कैलकुलेट हो सकता है वो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। पी से सी को मिला दिया हम लोगों ने, सी को, और ऐसे यहाँ पे मिला दिया। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 1 है, और ये 90 डिग्री होगा। तो ये अगर 90 डिग्री होगा तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल। देखो थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। ट्राइंगल जो ऊपर की तरफ है पी डी सी के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक हम लोगों को पता है 1 जो है, और यहाँ पे भी देखो ये इक्विटोरियल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विटोरियल ट्राइंगल है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा टोटल 60, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम निकालना क्या चाहते हैं, ये वाली वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम tan कर सकते हैं। तो tan 30 अगर हम लोग लिखेंगे तो tan 30 = कितना हो जाएगा, 1/d से p की डिस्टेंस। तो d से p को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो dp की वैल्यू कितनी होगी, √3। क्लियर। अब एक और बात, यहाँ पे हम लोगों को ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR कैसा ट्राइंगल है, ये इक्विटोरियल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विटोरियल ट्राइंगल है तो D पॉइंट, F पॉइंट और E पॉइंट टचिंग पॉइंट है इस सेंटर
सर्कल का। तो ये सर्कल जो है ये क्या है, इन सर्कल है, और इसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। और हमें पता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर हो या फिर सेंट्रोइड हो, सेम होता है। अगर सेम होता है तो इसका मतलब ये एफ पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, डी, एफ और ई, ये मिड पॉइंट होंगे। आर मिड पॉइंट ऑफ डी, किसका मिड पॉइंट होगा, पी क्यू का। इसी तरीके से ई किसका मिड पॉइंट होगा, क्यू आर का, और ई होगा पी आर का। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट होंगे। तो अगर ये मिड पॉइंट होंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकाली हम लोगों ने, √3, तो ये वाली भी √3 होगी। मतलब जो पी डी की डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, डी से क्यू की डिस्टेंस होगी। तो अब हम लोग लिख देते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ताकि हम लोगों को पॉइंट पी और क्यू पता लगा पाए हम लोग, जो कितनी डिस्टेंस पर है, √3 डिस्टेंस पर। किस पॉइंट से, डी पॉइंट से। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पी क्यू अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से आएगा, x माइनस x1, x1 मतलब वही 3√3 अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली -1/2 इज इक्वल टू y x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। तो y माइनस 3/2 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू r होता है। तो r यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस √3। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों को 2 पॉइंट मिलेंगे, और एक पॉइंट होगा P और एक पॉइंट होगा Q। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर ली जाए तो यहाँ से 2 तरह की कैलकुलेशन होगी, एक पॉजिटिव लेकर और एक नेगेटिव लेके। तो सबसे पहले पॉजिटिव लेके देख लेते हैं क्या होगा। तो पॉजिटिव लेके देखेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम लोगों का प्लस माइनस √3 तो है ही सही। तो प्लस √3 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा -√3/2 प्लस 3√3/2 कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2, इस तरह का कुछ पॉइंट होगा। तो ये तो क्या, एक पॉइंट हो गया। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, प्लस और माइनस करके। तो दूसरे पॉइंट के लिए क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, √3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3√3/2 कॉमा -3/2 एंड प्लस 3/2। तो ये कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट आए। ओके, तो 2 पॉइंट क्या क्या हम लोगों के पास आए, एक तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, √3, एंड दूसरा पॉइंट आएगा 2√3, 0। अब ये 2 पॉइंट आए, इन दोनों पॉइंट में से ये देखो डी के एक तो ऊपर है और एक नीचे है, तो एक पॉइंट हम लोगों को मिल गया P और एक पॉइंट क्या मिल जाएगा, Q। तो इसमें से हम एक को बोल सकते हैं P और एक को हम लोग बोल सकते हैं Q। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं √3, को तो Q नाम दे देते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने जो है प्लस साइन से लिया है। इसी तरीके से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2√3, 0। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो E एंड F, अच्छा यहाँ पे तो हम लोगों को E और F निकालना था, P और Q नहीं निकालना पॉइंट। ओके, तो P और Q तो अभी आ चुका है, तो हम क्या कर लेते हैं, R पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि P और Q आ गया है और C पॉइंट हम लोगों को √3, 1 पता है, और √3, 1 जो है वो क्या है, सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड के फॉर्मूले से R पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अगर एक बार हमारे पास P आ गया, Q आ गया और R आ गया, तो फिर हम क्या मिड पॉइंट वाले तरीके से E पॉइंट, D पॉइंट और F पॉइंट सब निकाल सकते हैं। ओके, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR का सेंट्रोइड क्या है, C, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, √3, 1। तो हम लोग मान लेते हैं लेट R का जो कोऑर्डिनेट है A, B या अल्फ़ा, बीटा कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। सपोज पर हमने अल्फ़ा, बीटा मान लिया, तो हम लोग कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू √3, x1 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन 3। तो यहाँ से अल्फ़ा की कैलकुलेशन कर लेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा 0। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2
प्लस y3/3। तो यहाँ से हम लोगों को बीटा की कैलकुलेशन आ जाएगी, वो पॉइंट पे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0,0। ओके, अब तो कुछ है ही नहीं, सिंपली ई जो है, ई किसका मिड पॉइंट है, डायग्राम देख सकते हो तुम लोग, मिड पॉइंट। तो ट्राइंगल था हमारा पी क्यू आर, तो पी क्यू का मिड पॉइंट तो डी था, पी क्यू आर, तो क्यू आर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ई। तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, 3/2। इसी तरीके से एफ पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ लास्ट वाली साइड, लास्ट वाली साइड का नाम क्या है, पी आर, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √3,0। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है हम लोगों को, क्लियर। तो इतनी सी बातें हो गई है, हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं इस डायग्राम के अंदर, पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया। डी हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, बट डी हम लोग पी और क्यू के मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास 2 मिड पॉइंट तो आ चुके हैं, तीसरा मिड पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे किसकी इक्वेशन बोल रहा है, क्यू आर की एंड आर पी की, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू पॉइंट हम लोगों को पता है कितना है, तो क्यू पॉइंट अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था, √3,3। और आर पॉइंट की भी कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी, वो तो 0,0 आया था। इसी तरीके से पी पॉइंट हम लोगों को एक और चाहिए, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए थे, 2√3,0, ऐसा कुछ आया था पी पॉइंट। अब यहाँ पे क्यू आर की इक्वेशन पूछ रहा है, तो 2 पॉइंट हमारे पास है और इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। y - y1 = mx - x1। m भी क्या हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा, और x - 0, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = √3x। तो ये किसकी इक्वेशन निकाल ली हम लोगों ने, क्यू आर की। सबसे पहले किसकी इक्वेशन निकाली, क्यू आर की, जो कौन से ऑप्शन नंबर के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी में ही अवेलेबल है। ओके, इसी तरीके से हम लोग किसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आर पी की। आर पी भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी 0,0 आर है ही सही। तो y - y1 = m, तो m तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 0, तो सिंपली y = 0। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, जो हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी आर पी की। तो ये आर पी की इक्वेशन और ये क्यू आर की इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने JEE 2008 में आया हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पैसेज बेस्ड। एक पैसेज था, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे, 2, और वो दोनों हम लोग 3 क्वेश्चन थे, और तीनों के तीनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। कौन से मेथड से सॉल्व किए हैं, बस हम लोगों को जो दिया हुआ है वो समझ में आ जाना चाहिए। एक बार हमें दिए हुई बातें समझ में आ गई और हम लोगों ने डायग्राम सही तरीके से बना लिया, देन क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ईजी रहे बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। A tangent PT is drawn to the circle x square plus y square is equal to 4. Okay. At the point √3,1, a straight line L perpendicular to PT is a tangent to the circle. तो देखो ये जो भी कह रहा है उसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और जो सर्कल है उसका सेंटर 0, 0 है, और उसकी रेडियस कितनी है 2, वो हम लोग देख के ही पता लगा सकते हैं सर्कल की इक्वेशन को। तो ऐसा कुछ सर्कल होगा, क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, इसके √3,1 पर एक टेंजेंट है। ओके, तो यहाँ पे कहीं टेंजेंट मान लेते हैं हम लोग कि √3,1 पे इसकी कोई एक टेंजेंट है, ये वाली, और ये पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, P, √3,1, क्लियर। और जो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x² + y² = 4। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। टेंजेंट जिसका नाम है PT एट P, पॉइंट क्या है वो, √3,1, t = 0, t = 0 फॉर्मूले से हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं P पॉइंट पे। तो वो क्या हो जाएगा, √3x + y = 4। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सर्कल को दे देते हैं और टेंजेंट की इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT, PT के परपेंडिकुलर इज अ टेंजेंट टू सर्कल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये जो नेक्स्ट सर्कल है इसकी रेडियस 1 है, और इसका जो सेंटर है वो सेंटर कितना है 3,0, तो ये इसको एक्सटर्नली टच करेगा, ऐसा कुछ सर्कल होगा ये। ओके, तो हमें करना क्या है,
हमें पीटी के परपेंडिकुलर लाइन बनानी है और इस सर्कल के वो टेंजेंट हो। ओके, तो वो लाइन बना लेते हैं हम डिफरेंट कलर से। तो ऐसी तो कुछ लाइन होनी चाहिए, वो ये वाली लाइन जो किसके परपेंडिकुलर है, पीटी के। अब ये टी पॉइंट कहाँ है वो पता नहीं, चलो यहाँ पे कहीं हम टी पॉइंट ले लेते हैं ताकि पीटी हम उसे बोल सकें। और रेड वाली लाइन की वो बात कर रहा है और वो उस लाइन का नाम है एल। तो इतनी सी बातें अभी हुई है। अब ये पूछना क्या चाहता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसका देखते हैं, इस पैसेज का। पैसेज को देख के हमने डायग्राम तो बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल। ओके, तो हम लोगों को एक एल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। किसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, एल की। तो देखो कैसे कैसे हम इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने पी पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लिया। ओके, अब इसकी जो परपेंडिकुलर कोई भी इक्वेशन होती है, परपेंडिकुलर इक्वेशन, इसके परपेंडिकुलर कोई भी इक्वेशन हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं, बस हम लोगों को क्या करना है, इसमें स्लोप हमें दिख रहा है -√3, तो इसमें 1/√3 होगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी एल। एल को हम ऐसा लिख देते हैं x - √3y प्लस के बराबर 0, ऐसा कुछ कर देते हैं। अब ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है, दिस टेंजेंट टू एक सर्कल, और वो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर। ये किसके है, टेंजेंट टू सर्कल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजिकल टू रेडियस होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजिकल टू रेडियस वाला हम लोग कंसेप्ट लगा देते हैं। तो उससे हम लोगों को क्या आ जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी 4k, p बराबर r, मतलब वो लाइन सेकंड वाले सर्कल की टेंजेंट है। तो रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस 1 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उसका जो सेंटर है वो सेंटर कितना है 3,0। तो 3,0 की परपेंडिकुलर लाइन जो कि के वाली फॉर्म में है, तो इससे हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी नहीं है। तो वो कितनी हो जाएगी 3 + k अपॉन √a² + b² से 1 + √3 का स्क्वायर, मतलब √4, वो कितना हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k की वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। तो एक्चुअली 3 + k होगा सबसे पहले, 3 + k इजिकल टू क्या होगा 2। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस खुलेगा तो k की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, एक मिलेगी -1 और k इजिकल टू एक मिलेगा हमें -5। ओके, तो k की 2 वैल्यू आ गई। तो l की इक्वेशन जो है वो k की वैल्यू रखने से हम लोगों को मिल जाएगी। तो l क्या क्या हो सकता है, l की इक्वेशन x - √3y, k की वैल्यू पहली -1 है तो बराबर 1 लिख सकते हैं अपन। और l की दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, x - √3y -5 इजिकल टू 0, मतलब इजिकल टू 5। अब इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल, तो पॉसिबल ऑफ इक्वेशन ये वाली तो आ रही है हम लोगों की, बराबर में 1 नहीं है, बीच में माइनस है, सी भी रॉन्ग ऑप्शन है। x - √3 नहीं है, डी सही हो जाता अगर x - √3y इजिकल टू 5 लिखा होता तो, बट ये सही नहीं है। ओके, तो चलो इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल इज। ओके, तो अगर हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो हम लोगों को डायग्राम दोबारा से बना लेना चाहिए। ओके, तो रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस और ये क्या थी, एक्स एक्सिस। बड़ा वाला सर्कल जिसकी रेडियस कितनी थी 2, और एक छोटा सर्कल था जिसकी रेडियस 1 थी और उसको बाहर से क्या कर रहा था, टच कर रहा था। क्लियर, और इसका सेंटर था 3,0, इसका सेंटर तो 0 0 था। इसकी इक्वेशन क्या थी, x² + y² इजिकल टू 4, और ये वाले की इक्वेशन थी x² x - 3 का होल स्क्वायर, एक्चुअली x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इजिकल टू 1। तो देखो कॉमन टेंजेंट तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ एक, तो क्योंकि ये बाहर से टच कर रहे हैं तो 3 होगी, तो एक कॉमन टेंजेंट तो ये होगी। और इसकी इक्वेशन तुम डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y के पैरेलल मतलब x बराबर 2। तो पहला आंसर तो ये आ चुका है हम लोगों का, x इजिकल टू 2, बट ये ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये वाली कॉमन टेंजेंट नहीं पूछ रहा है, तो ये दूसरी कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि वो कॉमन टेंजेंट होगी कैसी। कुछ इस तरीके से कॉमन टेंजेंट होगी, एक ये वाली होगी और एक ये कॉमन टेंजेंट होगी।
ठीक है, दोनों टच कर रही है, मानना हम लोगों को टच कर रही है। तो देखो ये पॉइंट हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा ईजी रहेगा। ओके, तो देखो क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों को पी पॉइंट कैलकुलेट, इसको पॉइंट नाम दे देते हैं हम लोग पी। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, पी नाम दे देते हैं। और ये यहाँ पे इसको जो ये परपेंडिकुलर होगी इसका नाम दे देते हैं हम ए। इसी तरीके से यहाँ पे इसका सेंटर है और इसको ये यहाँ पे टच कर रही है, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी। क्लियर। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 2, और पहले वाले की जो रेडियस है वो कितनी है 1। क्लियर। तो इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मान लो पहले वाले का सेंटर है C1 जो कि 0,0 है, और दूसरे वाले का जो सेंटर है वो क्या है C2 जो 3,0 है। तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए जो हम लोगों ने सर्कल के अंदर पढ़ी थी, क्या कि ये जो लाइन है ना, कौन सी, C1 C2 और P। तो C के कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो 0 0 है, और C2 के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। एक्स के P के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x, y। तो P जो होता है P डिवाइड C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1/R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वाली जो टेंजेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो टेंजेंट है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली R1/R2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम x पॉइंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। इसी तरीके से y का भी फॉर्मूला क्या रहता है, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो इससे मुझे पॉइंट मिलेगा। तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे 6, और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे 0। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए 6,0। ओके, अब मैं बोल देता हूँ कि मुझे इक्वेशन निकालनी है PA और PB की, वही तो कॉमन टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ PA बोलो या फिर क्या बोलो PB, क्योंकि वो P पॉइंट से जाती है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0, मान लेते हैं इसका स्लोप है m, x माइनस 6। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर mx माइनस 6m, या फिर हम इसको इससे लिख सकते हैं mx माइनस y माइनस 6m इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ ये किसकी इक्वेशन है, PA की, या फिर हम इसको PB भी बोल सकते हैं। अब ये टेंजेंट है, तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो देखो, तो इसमें हम दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3,0 से PA की डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर कर सकते हैं 1 के। और अगर ये समझ में नहीं आता तो हम C1 से PB की डिस्टेंस जो 2 है उसके बराबर कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो C2A बराबर 1 करना, या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं C1B इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 2। दोनों में से कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं C1B इज इक्वल टू P कर लेते हैं। C1 मतलब 0,0, तो आसान रहेगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस होगा, और रेडियस हम लोग 0,0 वाला ले रहे हैं इसलिए 2 लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0,0 से 6m माइनस का 6m अपॉन √a² प्लस b² हो जाएगा ये m² प्लस 1, और ये होता है मॉड में, और ये किसके बराबर है 2 के बराबर। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 36m² इज इक्वल टू 4m² प्लस 1। अब 4 से या 2 से ये कट होके तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास प्लस माइनस 1/2√2। अब ये m की वैल्यू हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम रख सकते हैं।
तो इससे हम लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी और वही हम लोगों को फाइंड करनी थी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम, एम मतलब प्लस माइनस 1/2√2 और x माइनस 6। और एक और कौन सी है जो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दी थी, वो x इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों और ये एक, तो टोटल कितनी हो गई, 3 कॉमन टेंजेंट। 3 कॉमन टेंजेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये है असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन जो जेई एडवांस में आते हैं। तो इससे पहले हम लोग कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जेई एडवांस के, मल्टीपल ऑप्शन। फिर हम लोगों ने कौन सा किए, पैसेज बेस्ड। अब हम कौन से कर रहे हैं, असर्शन रीज़न वाले। तो देखो क्या कह रहा है ये, टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 17,7 टू द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 169। ओके, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस 13 है, क्योंकि इक्वेशन कैसी है इसकी, x² प्लस y² इज इक्वल टू 169 मतलब 13 का स्क्वायर। अभी बोल रहा है 17,7, तो 17 मतलब देखो 13 तो यहाँ तक कहीं होगा, तो 17 आगे कहीं होगा, तो बाहर किसी पॉइंट से ये टेंजेंट बना रहा है। ओके, द टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, 17,7 से जो बना रहे हैं टेंजेंट वो परपेंडिकुलर की, ऐसा बोल रहा है वो। तो वो तो हम लोग वहाँ से इक्वेशन निकाले और दोनों के बीच में एंगल निकाले तभी पता लगेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द गिवन सर्कल इज दिस। ओके, तो देखो एक कंसेप्ट याद आना चाहिए तुम्हें, सर्कल के बाहर एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहाँ से बनाई हुई टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल देखो, मान लो सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू a², तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन 2a² हो जाता है राइट हैंड साइड में बस। तो क्या हो जाता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2a²। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को गिवन सर्कल क्या है, गिवन सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 169। अगर मैं इसका डायरेक्टर सर्कल लिखता हूँ तो वो क्या आएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 इंटू 169। 2 इंटू 169 लगभग हो जाएगा 238। कितना हो जाएगा, 238। इसका मतलब ये है कि ये वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट से पहले वाले सर्कल पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो वो परपेंडिकुलर होगी। तो यही बात तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है। और क्या पहला वाला जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो 17,7, बस हम लोगों को ये चेक करना है कि 17,7 इसमें लाइज करता है या नहीं करता है। अगर 17,7 लाइज और नॉट, अगर 17,7 डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा तो इसका मतलब 17,7 से बनाई हुई टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और उसका रीज़न ये होता है कि वो डायरेक्टर सर्कल पे होता है। तो सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है। तो अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, सेकंड भी सही हो जाएगा और सेकंड फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो रहा है, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 238 हो रहा है क्या, ये कितना होता है 289 प्लस 49। यस, इसका एडिशन 238 ही हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट से ही हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को सही करा पाए हैं, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। ओके, L1 2x प्लस 3y प्लस p माइनस 3 बराबर 0, L2 2x प्लस 3y प्लस p प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों की दोनों पैरेलल लाइन दिख रही है, L1 पैरेलल टू L2, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट का अंतर है, दोनों का जो स्लोप है वो बराबर है। m ऑफ L1 बराबर m ऑफ L2 और वो कितना है -2/3 माइनस a अपॉन b से, वेयर p इज़ अ रियल नंबर एंड c एक सर्कल है x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 10y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, L1 इज कोड ऑफ सर्कल c
देन लाइन L2 इज ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। कोड डायमीटर मतलब दोनों। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्कल के बारे में देखते हैं, ये सर्कल का सेंटर क्या है भाई। सेंटर क्या होगा इसका -3,5। और अगर हम इसकी रेडियस देखें तो रेडियस ऑफ गिवन सर्कल हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो रेडियस वही √g² + f² - c से हम लोगों को इसकी पता लग जाएगी रेडियस। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 + 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 - c माइनस कितना हो जाएगा 30। तो 34 - 30 √4 मतलब 2। तो r बराबर कितना आ रहा है 2। क्लियर। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच के अपन डिस्टेंस देख लेते हैं। अगर ये रेडियस से ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, एक होगा सेंटर के लेफ्ट में और एक होगा सेंटर के राइट में, मतलब सेंटर के अपोजिट साइड लाइन होगी। और अगर लाइन की डिस्टेंस 2 से कम हुई तो दोनों लाइन हम सेंटर के या तो लेफ्ट वाली साइड या राइट वाली साइड मतलब एक ही तरफ हम बना सकते हैं सर्कल के अंदर। तो देखें दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो फॉर्मूला क्या होता है C1 - C2 अपॉन √a² + b²। ये फॉर्मूला होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का। तो यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा p + 3 - p + 3 अपॉन √ ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। तो p से p तो कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर आ रहा है 6 और नीचे आ रहा है √13। अब ये वैल्यू हम लोगों को चेक करनी है 2 से ज़्यादा है या कम है। तो ये 2 से कम है क्योंकि देखो √13 नीचे डिवाइड हो रहा है। √13 कैसे पता लगेगा हम लोगों को 2 से छोटा है, तो देखते हैं। देखें 3 का स्क्वायर रहता है 9, 4 का स्क्वायर रहता है 16। तो √13 की वैल्यू 3 से 4 के बीच में कुछ होगी। अब 3 से 4 के बीच की कोई वैल्यू मैं 6 में डिवाइड कर रहा हूँ तो वो 2 से कम होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं 2 से छोटा बोल सकते हैं हम इसको। अब देखो लाइंस किस किस तरीके से हो सकती है। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, अब वो रेडियस से भी छोटी है दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर एक लाइन यहाँ टेंजेंट होगी तो दूसरी यहाँ होगी। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक लाइन यहाँ हो और एक लाइन कहाँ हो यहाँ पे। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक लाइन इधर हो और ये वाली लाइन भी इधर ही हो। या फिर ऐसा हो सकता है मान लो दोनों में से एक डायमीटर है, दोनों में से एक क्या है डायमीटर। तो दूसरी वाली लाइन जो है ना वो टेंजेंट कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस r से ज़्यादा नहीं है। तो दूसरी वाली लाइन कहाँ पॉसिबल हो सकती है, ये हो सकती है L1 L2 L1 L2 L1 L2। These are the possibility where L1 and L2 we can make। अब देखो हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। तो स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ़ लाइन L1 इज़ अ कोड ऑफ सर्कल, अगर कोड है देन L2 इज़ नॉट ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। यार बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर एक कोड है तो दूसरी हमेशा डायमीटर हो, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट है, अगर एक कोड है तो दूसरी दूर हो सकती है ना। और ऐसा भी हो सकता है, ये फर्स्ट वाला केस भी पॉसिबल है और सेकंड वाला केस भी पॉसिबल है, दोनों केस एक साथ पॉसिबल है। वो ऐसे ही तो बोल रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ़ L1 इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल देन L2 इज़ नॉट अ कोड ऑफ C। तो जैसे कि मान लो एक है, ये वाली तो है डायमीटर और दूसरी कोड नहीं होगी। नहीं, यहाँ तो कोड दिख रही है ना हम लोगों को इस वाले केस के अंदर। तो ये तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल रॉन्ग बोल रहा है। तो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है और फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसा किस में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है सी के अंदर, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट ट्रू। अब देखो जो मैंने तुम लोगों को PDF भेजा था उसी में से ये सॉल्व करवाया है मैंने। उसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं, तुम लोगों को सॉल्व करना है। कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछना है, ओके। और अब सर्कल से रिलेटेड हम मैक्सिमम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पैराबोला, ओके।